नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर माला कनेरिया और मैं जस्टॉक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में इन्फेक्शन डिजीजेस कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम सभी जानते हैं एंटीबायोटिक्स किस मेडिसिन को कहते हैं। ये हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम सभी ने कभी न कभी एंटीबायोटिक ज़रूर खाए हैं, या तो खांसी सर्दी के लिए, या स्टमक की इन्फेक्शन के लिए, या यूरिन की इन्फेक्शन के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि फीवर आने पर हम डॉक्टर के पास जाए बगैर डायरेक्टली केमिस्ट या फार्मेसी के पास जाके ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और खुद को सेल्फ ट्रीट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एंटीबायोटिक एक ही दिन खाने के बाद हमें अच्छा लगने लगता है, हम सिम्टम्स का रिलीफ मिलता है और हम पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर पे एंटीबायोटिक्स पड़े हुए होते हैं जो शायद किसी और सदस्य ने पहले लिए हों और हम वहीं लेके अपने आप को ट्रीट करते हैं। क्या ये सब प्रैक्टिसेस ठीक है? क्या इससे कोई नुकसान पहुंच सकते हैं? ये समझने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम आते हैं। वायरल इन्फेक्शंस पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता। ज़्यादा करके जो खांसी सर्दी के एपिसोड्स बारिश के सीज़न में या विंटर सीज़न में होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम कॉमनली फ्लू या कॉमन कोल्ड कहते हैं, और इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या इंटेस्टाइन में या स्टमक में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो होते हैं गुड बैक्टीरिया। अगर हम एंटीबायोटिक्स बिना कारण के लें या लंबे अरसे तक लें तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है, और इसके कारण आपने देखा होगा कई बार एंटीबायोटिक्स के कारण लूज मोशंस होते हैं, और इसी के कारण बहुत बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका मतलब ये कि एंटीबायोटिक्स जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने में एक समय पर कामयाब थे, वो कुछ दौरान के बाद वही एंटीबायोटिक वही इन्फेक्शन नहीं ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है या जंतु है वो रेजिस्टेंट हो चुके होंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई आदमी या कोई पेशेंट आईसीयू में हॉस्पिटल में उसकी कोई सर्जरी हुई है और ब्लड में कोई जंतु निकलता है जो कम्प्लीटली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, और उस इंसान ने पहले कभी एंटीबायोटिक्स लिए ही नहीं। इसका कारण ये है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बहुत बार ये एंटीबायोटिक्स किसी न किसी तरह म्यूनिसिपल स्वेज सिस्टम में पहुंच जाते हैं और किसी और इंसान में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पॉज करते हैं। एक और कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये भी है कि जब भी हम चिकन खाते हैं या फिश खाते हैं, बहुत टाइम इनमें एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको फोर्टिफाई करने के लिए। सो ये सब कारण होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज इस तरीके से बढ़ चुका है कि हमारे पास इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए एंटीबायोटिक्स है ही नहीं, और डॉक्टरों को हायर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ रहा है। और ये हायर एंटीबायोटिक्स महंगे तो हैं ही, लेकिन इनमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। तो क्या हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने में कुछ कोशिश कर सकते हैं? हम ज़रूर कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि जब भी फीवर हो, हमें पहले 2 दिन पैरासीटामोल लेना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए, और अगर 2 दिन के बाद हमारा फीवर नहीं जाए या इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अगर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए हो तो हमें एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना ही चाहिए, चाहे वो 5 दिन हो या 7 दिन है। हैंड हाइजीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का, और हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वॉश यूज़ करके हमें इन्फेक्शन से दूर रहना चाहिए। अगर कभी सर्दी खांसी हो तो हमें खांसते समय या छींकते समय रुमाल का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि औरों को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अगर हमें डॉक्टर ने हमारे एज के अनुसार कोई वैक्सीन रिकमेंड किया हो तो हमें उसे ज़रूर लेना चाहिए।
और इस तरह हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने में अपना योगदान कर सकते हैं।